ईरान, अमेरिका, Iran is a disgrace. इजराइल। We targeted Iran's main enrichment facility. Israel launched multiple strikes on Iran. ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रहा है उसकी रियल वजह क्या है? दुनिया में करीब 57 इस्लामिक मुल्क है, फिर भी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ही क्यों है? ईरान दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंट्री आखिर बना कैसे? ईरान और अमेरिका के बीच की जो लड़ाई है वो काफ़ी पुराना है और इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। समय में थोड़ा पीछे जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अगला वीडियो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। We shall never surrender! ईरान की आज की जो हालत है उसकी शुरुआत होती है 1901 को, जब एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर विलियम नॉक्स डार्सी ने ईरान की शाह के साथ एक एग्रीमेंट साइन की थी जिसको डार्सी कंसेशन के नाम से हम जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि जो ईरान में ऑयल मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करने का एक्सक्लूसिव अधिकार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगा। ईरान के शाह ने उस समय यूरोप से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया हुआ, तो इसीलिए ऑयल के पैसे से यूरोप के जो लोन थे उनको चुकता किया जाने लगा। 1908 में ईरान में एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड मिला जिसकी ऑयल को बेचकर जो भी प्रॉफिट होता था उसका एक बड़ा हिस्सा जो है यूरोप चला जाता है लोन को चुकाने के लिए। यानी कि ईरान में ऑयल तो मिल रहा था पर दूसरे देशों की तरह उसका भाग्य खुला नहीं था अभी भी। 1931 की बात है, एक बार एक एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ने उस साल करीब 3,66,000 पाउंड का प्रॉफिट किया था, पर उस समय उस कंपनी को टैक्स पे करने पड़े थे करीब 1 मिलियन पाउंड का। यानी कि यहाँ पर कंपनी जितना प्रॉफिट कर रहा था उससे ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ रहा था। यहाँ पर ऑयल ईरान का था पर उसका प्रॉफिट जो है सीधी तरह से ब्रिटिश ले रहा था, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। यानी रिसोर्स था ईरान का पर उस पर हक जमाए बैठा था ब्रिटिश। ये सीधी तरह से ईरान के ऊपर लूट था और इसको इतना निचोड़ा गया है ईरान को कि वो फिर से किसी के ऊपर विश्वास ही ना कर पाए। डार्सी कंसेशन 60 साल के लिए बनाया गया था, यानी कि ये 1961 में ख़त्म होने जा रहा था, पर अभी भी ईरान में बहुत ज़्यादा ऑयल था। ईरान में ज़्यादा ऑयल मिलने की वजह से यहाँ पर ब्रिटिश को हुई लालच और वो और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता था। 1951 में मोहम्मद मोसादेक जो थे वो ईरान के पीएम बन चुके थे। इस समय तक ईरान के लोग ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश किस तरह से उनकी देश को लूट रहा है। मोहम्मद मोसादेक यहाँ पर डार्सी एग्रीमेंट को इंटरनेशनल कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर चुके थे और यहाँ आईसीजे का ये कहना था कि इसका जो डिसीजन है वो ईरान के पार्लियामेंट को लेना चाहिए। फिर यहाँ ईरान में ऑयल रिसोर्सेस को नेशनलाइज किया गया। यहाँ से ईरान डेवलप कर सकता था, पर यहाँ पर ब्रिटेन चला गया यूएस के पास ताकि यहाँ पर ईरान को सबक सिखाया जा सके। और फिर यहाँ 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटिश की MI6 इंटेलिजेंस सर्विसेज ने मिलकर ईरान में तख्तापलट करवा दिया, क्योंकि मोसादिक जो थे वो ब्रिटिश के कहने पर यहाँ पर करप्ट होना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनका तख्तापलट करवाया गया। और फिर CIA ने यहाँ पर एक पपेट गवर्नमेंट को गद्दी पर बिठाया। यहाँ पर 1953 की ये कहानी को अच्छी तरह से छुपा दिया गया, क्योंकि अगर लोगों को इसके बारे में पता चलता तो अमेरिका और यूके यहाँ पर विलन बन जाते। यहाँ पर ईरान की जो पूरी कंट्रोल जो है वो शाह के हाथ में आया और मोसादेक को जो है यहाँ पर हुआ जेल। और शाह ऐसे इंसान थे जिनकी एजुकेशन जो है वो यूरोप में हुई थी, उनका रहन सहन, उनका सोच जो है वो बिल्कुल एक यूरोपियन जैसा था, उनका हर स्टाइल जो था वो वेस्टर्नियन जैसा था और वो इस चीज़ को पूरे ईरान में, पूरे देश में लागू करना चाहते थे। धीरे धीरे ईरान के लोगों में वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को फॉलो किया जाने लगा। इससे खास करके लड़कियों को फ़ायदा हुआ। वो पढ़ लिख सकती थी, वो कहीं भी बिकिनी पहनकर स्विमिंग कर सकती थी, वो अब ड्राइविंग भी कर सकती थी। अब ईरान में डेवलपमेंट दिखने लगी थी और ईरान मानो जैसे कि यूरोप बनता जा रहा था।
ईरान का ये शाह जो था वो पूरी तरह से अमेरिका का एक पपट बन चुका था। वो दूसरे गल्फ कंट्रीज़ में जाकर वेस्टर्नियन कल्चर को प्रमोट करता था और दूसरे देशों से कहता था यूएस से दोस्ती करने के लिए। एक बार सऊदी के किंग ने शाह को वार्निंग देते हुए कहा कि आप जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाओ, आपका जो 90% पॉपुलेशन है वो ना ही इतनी मॉडर्न है और ना ही इतनी जल्दी मॉडर्न हो पाएगी। यहाँ शाह जो थे वो अपनी महल से पूरे ईरान में रूल तो कर रहे थे, पर वो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी को समझना सही नहीं समझा। फिर यहाँ एंट्री होती है रूहुल्लाह खोमेनी। खोमेनी यहाँ पर लोगों के साथ सीधे जुड़े हुए थे। वो धीरे धीरे लोगों के चहेते बनते जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले वो करीब 14 साल एग्जाइल में रहे थे, यानी कि देश से निकाले गए थे, और इसी वजह से लोगों की जो सिंपैथी है उनके साथ थी। खोमेनी शाह को एक अन इस्लामिक इंसान मानते थे और पब्लिक भी उनके बात पे राजी थी। एक बार शाह की जो अखबार है उसमें खोमेनी के बारे में ये छपा था कि वो एक देशद्रोही है। इस बात से वहाँ की पब्लिक जो है काफ़ी नाराज़ हुई। वो सीधे सड़कों पे उतर आई और चारों तरफ विद्रोह होने लगे। फिर शाह ने यहाँ पर अमेरिका की मदद मांगी, पर उस समय अमेरिका शाह की कोई मदद नहीं की और इसी वजह से ईरान में जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया। जनवरी 1979 में शाह छुट्टी मनाने के बहाने देश छोड़कर बाहर चले गए और 98% पॉपुलेशन जो ईरान की थी वो ये चाहती थी कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री बने। फिर 1 अप्रैल 1979 को खोमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। ईरान एक ऐसा देश बन चुका था जहां पर सबसे ऊपर मजहब था। खोमेनी यहाँ पर ईरान का सुप्रीम लीडर इसलिए बन पाए क्योंकि ईरान का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर शाह से काफ़ी परेशान था। यहाँ पर सभी पॉपुलेशन की जो सोच है वो खोमेनी की सोच से सेम नहीं था, पर यहाँ पर शाह से परेशान होने की वजह से खोमेनी को लीडर चुना गया था। यहाँ के लीडरशिप में पावर कुछ इस तरह से बनने लगा कि ये कुछ चुने हुए लोगों के हाथों में था और वो जब चाहे जिस नियम को चाहे इस्लाम के खिलाफ बताकर उस नियम को बदल सकते थे। ईरान में अब सिस्टम को अपोज करना अल्लाह को अपोज करना बन चुका था। अगर आप अथॉरिटी को अपोज करते थे तो आपको अमेरिका और शाह का सपोर्टर माना जाता था। शाह के समय ईरान की जो हालत थी उससे भी खराब हालत ईरान की अब बन चुकी थी। 1989 में खोमेनी की मौत हो जाती है। फिर ईरान की असेंबली ने यहाँ पर अली हुसैनी खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाती है। उनकी थॉट्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, खास करके अमेरिका के लिए। वो ये मानते थे कि किसी भी देश को अगर सुरक्षित रहना है तो उसको न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा और वो ईरान को एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनाना चाहते थे, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आता था। फिर ईरान में जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया गया। यहाँ पर ईरान पूरी दुनिया को ये बताता था कि ये सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, पर वेस्टर्न कंट्रीज जो है ईरान की इस बात पर भरोसा नहीं करते थे। अमेरिका और ईरान के बीच आखिर विलेन कौन है, इसको समझने के लिए चलिए इस वीडियो को पहले देखते हैं। We must remember that we, the American government, are the reason why Iran is radical. We did this. They had a democratically elected leader that we did not like. I remember, I believe his name was Mossadegh, and we didn't like him because he wanted to nationalize the oil. Even in Wikipedia, 1953 Iranian coup d'etat aided by intelligence agencies of the UK and United States. Weird. Got it. Okay? So then we put the Shah back in, who was sick and unpopular, meaning he was actually suffering. Physically sick. Physically Yeah. sick. And we paved the way for the most radical elements of Islam for many decades. यह है चार्ली किर्क, जो कि एक अमेरिकन राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इनका ये मानना है कि आज जो ईरान एक पूरी तरह से रेडिकल बन चुका है उसकी जिम्मेदारी ये लेते हैं और ये मानते हैं कि ईरान जो आज रेडिकल बन चुका है वो अमेरिका की वजह से है। अमेरिका का ये मानना है कि जो ईरान को कंट्रोल करेगा उसके हाथ में एनर्जी लाइफलाइन रहेगी फ्यूचर की। इसी वजह से ईरान खास बन जाता है अमेरिका के लिए और यही वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका का नंबर 1 जो एनिमी है वो ईरान ही है। यहाँ पर ईरान भी जो है वो कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को जो है वो फंड करता है, जैसे कि हमास हो गया, और ये ग्रुप जो है ईरान के कहने पर इजराइल के ऊपर हमला भी करता है और इसी वजह से इजराइल ईरान का दुश्मन बना हुआ है। और
इतना सब जानने के बाद इस वीडियो में आप एक रिजल्ट निकालिए खुद के मन से, और अब कह सकते हैं कि आखिर यहाँ पर विलन कौन है। ये जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स है, और यहाँ पर कभी भी कोई किसी का परमानेंट जो है वो दुश्मन नहीं होता या फिर दोस्त नहीं होता है। ओके, इतना सब डिस्कस कर लिया। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आखिर यहाँ पर विलन कौन है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो को और भी बेहतर आपके लिए बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।